नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात मुद्दे की कर लेते हैं। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने वाला है और मॉनसून सत्र में सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा कामकाज पर रहने वाला है। इस सत्र में कई अहम बिल भी पेश किए जाएंगे और इस सत्र में 23 अहम बिल जो पेश किए जाने हैं। इसके अलावा 6 ऑर्डिनेंस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। सत्र में किसानों के मुद्दे, बढ़ती महंगाई और कोरोना को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। वहीं सत्र से पहले पीएम मोदी ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। पीएम मोदी ने कहा था कि बैठक के दौरान सांसदों ने काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मॉनसून सत्र में जहां एक तरफ विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के हमलों को फेल करने के लिए सरकार ने भी बड़ी प्लानिंग की है। सत्र के 2-4 दिन भले ही हंगामे के चले जाएं, लेकिन सरकार के पास अपने कामकाज का बड़ा एजेंडा है। अगर विपक्ष के अपने मुद्दे हैं तो बीजेपी के भी अपने मुद्दे हैं। जनसंख्या नीति की बात हो या फिर बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का मामला, बीजेपी भी इसके लिए तैयार है और जनसंख्या नियंत्रण कानून कवायद अब तेज होने लगी है। 6 अगस्त को प्राइवेट मेंबर बिल पर भी राज्यसभा में चर्चा होगी और बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश हो चुका है। वहीं गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला भी जनसंख्या नियंत्रण पर निजी बिल पेश करेंगे। विपक्ष को काउंटर करने के लिए सरकार ने अपने मंत्रियों और सांसदों को पूरी तैयारी के साथ आने के लिए निर्देश भी दिए हैं। बीजेपी सांसदों को अधिक से अधिक सदन में रहने को कहा गया है, यानी कि इस बार जो सदन की कार्रवाई है वो वाकई धमाकेदार होने जा रही है। काफी हंगामेदार ये कार्रवाई होगी क्योंकि सरकार भी अब पूरे मूड में है और सरकार लगातार जिस तरीके से उन्होंने रणनीति बनाई है, विपक्ष को घेरने की सीधे तौर पर प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या इस बार भी हर बार की तरह वॉकआउट विपक्ष करेगा या वहां पर मौजूद रहकर तमाम बातों पर विचार होगा और जो बिल आएंगे उन पर विचार किया जाएगा। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि एक ऐसा भी इस बार मुद्दा उठने जा रहा है, विवाद उठने जा रहा है जो वाकई बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा और प्राइवेसी की मद्देनजर हो सकता है, क्योंकि बीते दिन दुनिया के अलग अलग देशों की कई मीडिया एजेंसियों द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इसी रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि इजरायली स्पाइसवेयर पेगासस की मदद से कई देशों की सरकारें अपने यहाँ चयनित लोगों के फोन हैक कर रही हैं और उनकी जानकारियां हासिल कर रही हैं। अब यही पेगासस जो है वो इस जो जानकारियां हासिल की जा रही है इसमें भारत का भी नाम शामिल था और यहाँ के कई पत्रकार, विपक्षी नेता, मंत्री और अन्य कई लोगों के फोन हैक किए गए थे, ये दावा किया गया था और इसी के खुलासे के बाद बीते दिन से ही विपक्ष द्वारा सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के करीब 300 फोन नंबर को इस दौरान हैक किया गया था। अधिकतर नंबर को 2018 और 2019 के बीच हैक किया गया था। मीडिया कंपनियों द्वारा इस मसले पर पूरी सीरीज निकाली जाएगी और इसकी पहली कड़ी में पत्रकारों के नाम सामने लाए गए हैं, क्योंकि इसमें पत्रकारों के जो फोन है वो भी हैक किए गए थे। अब ये पेगासस का जो विवाद है, ये जो कांग्रेस है वो पूरे बहुमत के साथ उठा सकती है और पूरी सक्रियता के साथ इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है और इसी के साथ सरकार की ओर से जवाब भी दिया गया है। कंपनियों के खुलासे, विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार ने इन सभी मसलों को गलत करार दिया है। सरकार की ओर से किसी भी तरह की हैकिंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया गया। साथ ही भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र की छवि बिगाड़ने की कोशिश इसे बताया है। लगातार बीजेपी सरकार कांग्रेस पर इस तरीके की कोशिशों का ठीकरा फोड़ती जा रही है। लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लगे हैं कि कांग्रेस पीएम मोदी की छवि और देश की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। भटनागर साहब हमारे साथ, प्रदीप भटनागर जी बीजेपी से मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ हमारे साथ राकेश सिंह, नेता कांग्रेस से मौजूद हैं। राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। भटनागर साहब, सत्र की कार्रवाई थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी और इसमें अब 23 अहम बिल पर चर्चा होनी संभव है और ये वो चर्चा है जिसमें तमाम जो भी सरकारें आप जो बिल लाएंगे उस पर सहमति बनेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही कामकाज पर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। अच्छी बात है जी, आप जो कहा अभी फोकस काम पे होना चाहिए, क्योंकि जो सत्र चलेगा, लोकसभा चलेगी, जो जितने टाइम के लिए उसमें अगर काम हो तो उससे अच्छी बात नहीं। देश की प्रगति के लिए, देश के आगे बढ़ाने का काम के लिए एक एक चीज पे विचार विमर्श होना चाहिए जितने दिन पार्लियामेंट चले। और ये विपक्ष का भी काम है। ये इतना अभी जो माननीय मोदी जी ने रखी था कि बैठक रखी थी लोकसभा के सत्र को चलाने के लिए, उसमें देखिए सारे विशेष दलों ने
आए और अपनी बातों को रखा और उसमें कहा भी भाई आप जो भी नियम के तहत जो भी आप सवाल जवाब करना चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल सरकार तैयार है, मगर एक पार्लियामेंट की लोकसभा की गरिमा होनी चाहिए, उसके तहत अगर कोई भी कार्य सवाल जवाब हो वो अच्छा काम है। इस विषय को लेकर देखिए अभी विपक्ष का काम है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। सरकार पूरी तरीके से हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार है और सक्षम है, मगर सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो विपक्ष है, जितने भी विपक्षी नेता हैं, ये उनका काम है कि अपने संगठन को, अपने जितने लोकसभा सदस्य हैं उनको किस तरीके से फॉलो करना है, किन मुद्दों पर बात करना है। मैं तो ठीक उम्मीद है। करता हूं जी मैं लौटूंगी भटनागर साहब आपके पास। जी राकेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार कांग्रेस की क्या रणनीति मॉनसून सत्र में रहने वाली है, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लगातार कामकाज पर ज्यादा फोकस रहेगा, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कामकाज पे फोकस रहना चाहिए, वो भी सरकार का। सरकार अगर चाहे कि विपक्ष की सारी बातें सुनकर फिर निर्णय लेती है, विपक्ष की बातें मतलब जनता की बातें होती है, जो जनता से बातें आती है वो विपक्ष सरकार के समक्ष रखता है। लेकिन अमूमन देखा गया है कि जब सरकार विपक्ष की आवाज सुनना नहीं चाहती है, जैसे ही विपक्ष कोई बात कहता है उसको हंगामे का स्वरूप दिखाकर और आरोप लगा देते हैं कि आप सदन की कार्रवाई चलने नहीं देना चाहते। तो सरकार को सकारात्मक रुख अपनाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो जासूसी का मामला सामने आया है और उसमें जो तथ्य आए हैं, सिर्फ इसमें एक लाइन कहने से कि सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सरकार को पता नहीं है। अगर सरकार को ये पता नहीं है और सरकार बोल रही है कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी? उनको क्यों नहीं पता है कि जासूसी हो रही थी, ये जासूसी फला व्यक्ति कर रहा था, फला एजेंसी कर रही थी? मीडिया को पता है, सरकार को पता नहीं है। तो इसका मतलब या तो सरकार असक्षम है, उनके गुप्तचर विभाग असक्षम है और आज वो बोल रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है, या फिर इसका ये मतलब है कि सरकार इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है, सरकार को पूरी तरह मालूम है, इसलिए एक लाइन का स्टेटमेंट आ गया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये उनको लोकसभा में स्पष्ट करना पड़ेगा, अगर लेना देना नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर लेना देना है तो क्यों है। ये दोनों बातों का स्पष्टीकरण सिलसिलेवार बिंदुओं के आधार पर देना पड़ेगा। सिर्फ ये बोलना काफी नहीं होगा कि हम नहीं जानते। आप सरकार में, आपको अच्छा और बुरा सब कुछ जानकारी रखने के लिए सरकार में चुना गया है, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए चुना गया है, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुना गया है, निजता का हनन ना हो इसके लिए चुना गया है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं है किसने किया, तो इसका मतलब कि आप सक्षम सरकार नहीं है। इन सब बातों का जवाब देना होगा। जितने भी बिलों पर चर्चा होती है, जो भी मुद्दे रहते हैं, जैसे जनसंख्या वाला बिल है, इस पे आपको एक एक दल से चर्चा करना पड़ेगी, सुझाव लेना ठीक है पड़ेंगे, राकेश उसके जी, बाद जवाब निर्णय ले करना भी पड़ेगा। लेते हैं, अभी आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। भटनागर साहब, ये बहुत ही अहम मुद्दा उठाया भी है राकेश जी ने, और ये वाकई जब से शुरू हुआ है ये मुद्दा वाकई अहम मुद्दा बनता भी है। और अब लोकसभा में जो मॉनसून सत्र की कार्रवाई होगी, सदन की कार्रवाई होगी, उसमें ये मुद्दा उठना लाजमी भी है, क्योंकि पेगासस नाम का जो ये एक स्पाइसवेयर है, इसने जिस तरीके से भारत का नाम भी शामिल आया है, और कई पत्रकारों तक के, कई मंत्रियों के, कई नेताओं के और कई अन्य लोगों के भी जो इसमें हैक किए गए हैं फोन, उसको लेकर ये सुरक्षा के मद्देनजर काफी गंभीर है और विपक्ष इस पर आपको घेरेगा। विपक्ष तो वैसे भी हम 5-6 साल देखिए आ रहे हैं कि वो सदन में बैठते ही नहीं है, सदन से भाग जाते हैं, डर के छुप कर, स्पष्ट करके क्लियर सामने बात करते नहीं, सवाल करते हैं, सवालों से जब जवाब की बारी आती है तो वो अपने पूरे लव लश्कर के साथ आदरणीय राहुल जी बाहर चले जाते हैं। किसी चीज के अगर आप सवाल करते हैं तो उसको सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। आपने पिछली बार भी पेट्रोल के विषय को लेकर लाया, डीजल के विषय को लेकर, जब बातचीत शुरू हुई तो आप वॉकआउट कर गए। आपने कृषि कानून के दिए, आपने 4 बार पार्लियामेंट में 6 बार आपने सवाल उठाए, जब माननीय मंत्री जी खड़े हुए तो आप भाग गए बाहर। ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। जब आप सवाल करते हैं तो जवाब सुनना भी चाहिए ना, कि राहुल जी ऐसा काम क्यों करते हैं, क्या बचपन है उनमें, ये भी चीजें बतानी। जैसे अभी आपने टेलीफोन के विषय की बात करी, उसका अगर सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि अगर संज्ञान में चीजें आई तो उस चीज को सुनना और समझना भी चाहिए, क्यों हुआ, क्या हुआ, सरकार इसकी तहकीकात करे। अगर आपको इस चीज की अगर बहुत ज्यादा, चलो विपक्ष को बहुत जल्दी रहती है, कोई चीज आया तो उसे हाथ पे हथेली पे से सरसों जमाने के चक्कर में रहती है, कोई स्पष्ट बात नहीं करती है। इनके समय में तो इनके खुद मंत्रियों की और कितने के
टेलीफोन के क्या नाम कांड हुए और कितने चीजें सामने हुई। अगर मैं स्पष्टीकरण मांग लूं तो ये भी कहेंगे कि नहीं, तो आपके टाइम, आप टाइम की बात करें तो हमारे टाइम की बात करने लगे आप। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं सरकार में, मगर ये थोड़ा ना कि सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, सरकार इस काम में नहीं है। सरकार की चीजों में कोई आया तो सरकार उसको गंभीरता से भी ली और उस पर स्पष्टीकरण भी देगी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। आप अपना रुख तो सीधा कीजिए, आप किस तरह पार्लियामेंट में बैठेंगे, सीधा बैठेंगे टेढ़ा बैठेंगे? राकेश जी, ये भी तो बड़ी क्लियर चीज है। जवाब आपसे सवाल किया है भटनागर साहब ने, जवाब इसका चाहूंगी आपसे। वो सीधे तौर पर आपसे पूछ रहे हैं कि आप कितने समय तक बैठेंगे सदन की कार्रवाई में, क्योंकि हर बार देखा है कि कई बार वॉकआउट किया है कांग्रेस ने और सभी तमाम विपक्षी दलों ने, तो इस बार क्या आप वॉकआउट करेंगे? क्योंकि किसानों ने भी आपसे व्हिप जारी करके ये मांग की है कि इस बार आप वॉकआउट ना करें और सदन में बैठकर कार्रवाई को पूरे तरीके से सुने और शांतिपूर्ण तरीके से किसानों के मुद्दे को उठाया जाए। देखिए, इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो खुद ही वॉकआउट कर चुके हैं 7 साल से। ना तो किसी के सवालों के जवाब देते हैं, ना जनता के सवालों के जवाब देते हैं, ना मीडिया के सवालों के जवाब देते हैं, ना विपक्ष के सवालों के जवाब देते हैं। वो तो बहुत पहले भाग खड़े हुए हैं। वो तो सदन में सिर्फ चेहरा दिखाने आते हैं, भारत माता की जय करते हैं, फिर कुछ रोते हैं, फिर कुछ हंसते हैं और मनोरंजन करके चले जाते हैं। देश तो गर्त में चला गया 7 साल में, तो भगोड़े तो वो हैं। दूसरी बात, विपक्ष अगर किसी चीज का वॉकआउट करता है, ये उस परिस्थिति में किया जाता है जब जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। अरे माननीय बीजेपी के जितने नेता हैं, पिछले पेट्रोल डीजल के भाव जो बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं ये तो आप बता सकते थे जनता को। इतनी सभाएं करते हैं, इतना पब्लिकली जाते हैं, जब वहां नहीं बता पाए तो संसद में ऐसा कौन सा पुराण आप बता देंगे कि ये वजह है? एक ही वजह कि आपकी विदेश नीति सही नहीं थी, आर्थिक नीति फ्लॉप थी। आपके जो मंत्री बने हैं, जितने भी वित्त मंत्री, वो वित्त मंत्री नहीं थे, पहले वित्त मंत्री वकील थे। अभी निर्मला सीतारमण की तो बात ही करना बेकार है। उनको समझ भी तो होना चाहिए वित्त मंत्रालय की, क्या आपको कैसे मैनेजमेंट करना है, वो नहीं है। जो समझदार थे भाजपा में, वो दरकिनार कर दिए गए। अब आप बोल रहे हैं कि विपक्ष सवाल मत पूछे, विपक्ष से जवाब सुने। अरे जवाब जब आप दोगे जब आपके पास होगा। आप फिर कोई भी बात करने आते हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर का चंदा करेंगे, वहां वापस चले जाते हैं। आपके ये प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये बता दें कि पेट्रोल डीजल के भाव 2014 के बाद ही क्यों बढ़े? 2014 के पहले 70 सालों में इतने क्यों नहीं बढ़े? सोयाबीन के तेल के भाव इन 7 सालों में इतने क्यों बढ़े? पिछले 70 सालों में क्यों नहीं बढ़े? ठीक है भटनागर साहब, ये तमाम सवाल है जो विपक्ष अभी आपसे पूछ रहा है, राकेश जी आपसे पूछ रहे हैं, और सदन में भी इस तरीके के मुद्दे उठेंगे जिस पर जवाब देना लाजमी है और जवाब देना भी होगा सरकार को, क्योंकि ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं और जनता वाकई इन सवालों के जवाब चाहती है कि आखिर क्यों इस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मैं अभी जो सुन रहा था, मैं पूरी तरीके से इस तरीके से, मैंने अगर वॉकआउट के विषय में बात करें, आदरणीय राकेश जी बैठे थे, मैंने इनसे बात भी करी, पूछा इनसे, तो इन्होंने उल्टा हम पे ही बरस पड़े। आपने कही कि हमारे मोदी जी आते हैं और हंसा के चले जाते हैं। अगर आप अगर राहुल जी पे डालेंगे ना यूट्यूब पे, तो शायद हो सकता है कि कई हजार वीडियो राहुल जी पे निकल आएंगे, देख लीजिएगा आप कि किस तरह बोलते हैं और क्या आकलन पे बोलते हैं। हमें बस बताने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे दुनिया देख के उन्हें बड़ा खुश होती है, बच्चों को दिखा के बच्चों को हंसाती है राहुल जी की भाषण पे। अगर राहुल जी गंभीर होते तो शायद कृषि बिल पे किसानों के मसीहा बन के आप आए थे, किसानों को हितकारी दिखाया आपने बैठ के। जब आप दीपेंद्र हुड्डा जी ने और एक पंजाब की जो सांसद थे, उन्होंने बैठ के जब बात करी और जब उस चीज सवाल का जवाब आया, राहुल जी ने खुद सवाल पूछा किसानों पे, तो ऐसा क्या होगा जब जवाब पे राहुल जी सबको लेके चले गए आंखों से इशारा करके? ये आप बेइज्जती महसूस नहीं होती कि दुनिया आपके लोकसभा टीवी देख रही है और साफ देख रही है कि राहुल जी कैसे आंख मार के इशारा करते हैं बाहर निकलने के लिए? ये क्या बचपना था? थोड़ा सा बता पाएंगे आप इसके बारे में? ये बता रही पेट्रोल डीजल की बात, आइए लोकसभा आप पूछिएगा, बिल्कुल बताएंगे पेट्रोलियम मंत्री क्यों बढ़ रहे हैं। जैसे आपने निर्मला सीतारमण जी की बात करी, आपने वित्त मंत्री जी की, मैं आपको आपके वित्त मंत्री जी की बता दूं जिनका नाम पी चिदम्बरम साहब है। क्या एक किताब एक IAS अधिकारी ने छापी थी और वो सबको पता है कि वो कई हजार करोड़ रुपए जो छुपा के नोट मंगाए थे, जो किताब के जरिए बताया कि उसके बता पाएंगे कि वित्त मंत्री होकर उन्होंने विदेश से जो चुपचाप नोट छुपवा के नकली मंगाए थे, क्यों मंगाए थे? पी चिदम्बरम साहब को क्या दिक्कत आई जो उन्हें कूद के अधिकारियों को जो पकड़ना पड़ा, तो दरवाजे को कूद के पकड़ना पड़ा? आप बोलते तो है मगर अपनी तरफ देखते नहीं आप।
कौन सा ऐसा स्वच्छ मंत्री आपके पास है जो जमानत पे ना हो, राष्ट्रीय अध्यक्षा से लेके और आपके मंत्रीगण तक? आप बिल्कुल उंगली उठाइए विपक्ष पे, मोदी जी को खूब गाली भी बकिए, आप बीजेपी वालों को भी बकिए, ये सब मगर बातें कभी भटनागर अपने साहब ठीक अपने है, लेकिन आईने मैंने में देखिए जी सही जी ना। जी ठीक है, ये सब बातें ठीक है, लेकिन पैक्सास पर आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है सर। पैक्सास पर क्या इस बार सरकार का माफ कीजिएगा, जो सरकार का अब आने वाला है, विचार क्या है सरकार का, और क्या इसमें सरकार की भूमिका है? पैक्सास पर जिस तरीके का ये मुद्दा जो है वो लगातार उठ रहा है। देखिए इस पे तहकीकात हो रही है, जैसे भी स्पष्टीकरण आएगा मीडिया को भी और पार्लियामेंट में दिया जाएगा। इस विषय पे मैं ज्यादा लंबा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, ना मैं करना चाहता, क्योंकि ये एक जांच का विषय है। जो भी आएगा उसको बताएंगे बिल्कुल। ठीक है, विपक्ष इस बात को लेके बड़ा उथल पुथल है, हो सकता है कोई राज खुलने वाले उनके टेलीफोन जो उनके जो रिकॉर्ड हुए कि तो ये जाने, मगर जब चीज तहकीकात होकर आएंगी तो मीडिया के आगे समक्ष रखी जाएंगी सारी चीजें, जो भी स्पष्टीकरण आएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है और मैं तो कहूँगा विपक्ष खूब सरकार पे जितने तीर डालना चाहते हैं उतना बोलिए, खूब रखिए, आप सवाल उठाइए, मगर सुनने की क्षमता भागेगा नहीं। बस मैं तो ये निवेदन, आपने मोदी जी को भगोड़ा का कोई नहीं, हमें उसका भी हमें कोई अफसोस नहीं है, हमें आपकी बात का भी स्वागत है, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बार लोकसभा में भगोड़ा कौन होगा आप हम देखेंगे। पिछली बार भी देखा, इस बार भी देखेंगे। बात मानसून सत्र की कर रहे हैं, जहां पर आज कुछ ही देर में मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। आज 23 बिल ऐसे हैं जो पेश होने जा रहे हैं सत्र में। ये जो 23 बिल पेश होंगे उसमें एक जो कानून बनने जाएगा वो जनसंख्या नियंत्रण बिल है जो आज पेश होने जाएगा। इसको लेकर विपक्ष किस तरीके से देखता है, क्योंकि वाकई जनसंख्या नियंत्रण तो इस समय जरूरी है? बिल्कुल, मैं पहले मेरे मित्र की बात का जवाब दे दूं कि इस देश का दुर्भाग्य पहली बार कि गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग इस देश में रहे हैं, वो पहली बार ऐसा व्यक्ति बना है जिसको तड़ीपार किया गया था। तो कितना महिमा मंडन ये भाजपा का कर लें या नेताओं का कर लें, लेकिन आपने जो गृह मंत्री सुशोभित करा है वो किस लेवल के हैं ये बताने की जरूरत नहीं, देश जानता है। तो इसलिए राहुल जी की बात करने से बेहतर है आप पहले अमित शाह जी के प्रकरण देख लें, क्या हालत थी उनकी और किस तरीके से उनको ले जाया गया था। अब दूसरी बात, जनसंख्या कानून की हम बात चलिए आप राकेश जी, आप उन्हें फिर आप बोल लीजिए। मैं कहता हूँ पर मैंने आपसे आप छपी आइए कानून में बहुत सीधा विषय है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा किसी धर्म पे आधारित जनसंख्या लागू करने की है, जो कि इनका छुपा हुआ एजेंडा रहता है, तो उसका विरोध पूरा देश करेगा। अगर आप एक सूत्रीय प्रोग्राम में जनसंख्या प्रोग्राम लागू करना चाहते हैं, उसके साथ विभिन्न जातियों से राय लेकर, बहुत सारी जाति अल्पसंख्यक है, कई ऐसी जातियां हैं जहां लड़के और लड़कियों का अनुपात का फर्क है, इन सब बातों को मद्देनजर रखकर अगर लोकसभा में डिस्कशन होता है, सारी बातें तय होती हैं, उसके बाद कानून बनता है, तो ही ये तय हो पाएगा कि आपकी नियत साफ है। अगर कृषि कानून जैसे पहले कानून बना के फिर चर्चा पे लाया जाता है, तो यह स्पष्ट रहेगा कि आपका जो छुपा हुआ एजेंडा आरएसएस संचालित करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी बुद्धि से तो चलती नहीं है, उनका बैकहैंड आरएसएस है। वो हमेशा ये करता है, कोशिश ये रहती है कि देश को बांटो और राज करो, जिसमें वो सफल भी हुए। 7 साल तक ये राज चल रहा है और देश की क्या गत हुई है पूरा देश जानता है। कोरोना काल के सवाल भी आएंगे। कोरोना काल में नमस्ते ट्रंप करने वाले आपके यशस्वी प्रधानमंत्री जनवरी से अगर लॉकडाउन करते, एयरपोर्ट पर निगरानी रखते, तो देश की इतनी दुर्गति नहीं होती। मार्च तक नमस्ते ट्रंप करते रहे, उसके लिए देश से भी माफी मांगे, संसद से भी माफी मांगे, ये सारे सवाल संसद में आएंगे। भटनागर साहब, तमाम जो सवाल है वो तो उठा दिए हैं राकेश जी ने, इन्हीं पर जवाब चाहूंगी आपसे। तरह तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं, कोरोना मिसमैनेजमेंट पर भी सवाल उठाए गए हैं कि जिस तरीके से नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हुआ था उसमें प्रधानमंत्री पहुंचे थे। ये वो सवाल है जिस पर विपक्ष आपसे जवाब चाहता है। बिल्कुल, मैं तो ये सबसे बड़ा अंतर्दृष्ट में हूँ, ये सोचता हूँ कि जो भी कांग्रेस का नेता बैठता है नमस्ते ट्रंप की बात करो, क्या ये उस कार्यक्रम से विफल हो चुके हैं जो अब तक उठ नहीं पा रहे? ये बड़ा एक गहरा सवाल है कि जो भी नेता बैठता है या प्रवक्ता बैठता है वो नमस्ते ट्रंप की बात करता है। क्या नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम क्या आपने कभी अमेरिका के साथ इतने गहन संबंध बनाए, मित्रता बनाई आपने कभी? आपके प्रधानमंत्री चौथी लाइन में खड़े होते थे पीछे,
और बोलते भी नहीं थे। और आज आपके भारतवर्ष के अंदर जो सुपर पावर बनता है अमेरिका, वो आपके नमस्ते ट्रम्प करने आता है सुपर पावर को। आपको तो बड़ा नाज होना चाहिए। आप भारतवर्ष जो गरीबी में और जो सबसे पिछड़े वर्ग में आता था, उसमें आज अमेरिका पूरा इंटरेस्ट दिखाता है, अमेरिका निवेश करता है, अमेरिका नमस्ते ट्रम्प करवाता है। और जब यहाँ से जब मोदी जी जाते तो नमस्ते मोदी जी होता है वहां पे। ये तो बहुत खुशकिस्मती और बहुत नाज की बात है, जिसमें आप बार बार टीका टिप्पणी करते हैं। थोड़ा सा लाज और शर्म सवाल कीजिए। कोरोना को लेकर था। राकेश जी, सवाल हाँ, कोरोना मैं को लेकर। कोरोना काल की बता रहा हूँ। देखिए, नमस्ते ट्रम्प से अगर आप बता दीजिए, अगर कोरोना काल में कोई अगर ये बड़ा हो तो मैं उसके लिए भी आपसे अपनी पार्टी की तरफ से माफी मांगने को तैयार हूँ, जो आप कहते हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, प्रधानमंत्री जी मांग ले, मान लेगा, पूरा देश मांग लेगा। क्यों आपको मांगेंगे हमारे जवाब प्रधानमंत्री? चाहिए। प्रधानमंत्री अरे भाई, मांगेंगे, देश के जवाबदार प्रधानमंत्री वो हैं, है। वो आप जैसे उनकी छोटे वजह लोगों से से क्यों देश माफी बर्बाद मांगेंगे? हुआ है, उनकी बिना वजह सवाल से जवाब करने कोरोना का फैला है, कोई ना हो, उनकी वजह से ऐसा ना कोरोना हो। आया है। इसके जिम्मेदार अरे भाई, नरेंद्र भारत मोदी की जी ताज हैं। और शान आप है वो भारत का मांगेंगे, प्रधानमंत्री। उनके मुझे जरूरत नहीं है आप जैसे आज जमान के लोगों से भी 10 बार माफी माफी मांगने मांगेंगे की। देश से। इस देश की जो हालत आप करी अपनी सरकार को, है, अपने अपने ये नुमाइंदों को आप आज सोच बनाइए। माफ नहीं करेंगे देश की। आप क्यों मनी लॉन्ड्री में आप क्यों जमानत से बताएंगे? आप लाइन लगी है, आपकी इसके जनता जिम्मेदार कौन? के जितने भी नुमाइंदे जब पूर्व मंत्री और रहे हैं, वो मनी लॉन्ड्री में क्यों है? उनके नाम पूरे आप बताएंगे। अगर वो रही कोरोना काल की बात, पूरे भारतवर्ष में जो है कोरोना काल के अंदर वो लड़ाई लड़ी है कि सारा विश्व ने देखा और सारे विश्व ने अप्रिशिएट किया कि सीखो भारतवर्ष से, भारत की जनता और भारत की सरकार से कैसे कोरोना काल के अंदर लड़ाई लड़ी। लेकिन और अपने राकेश भारत जी, का राकेश जी, कोरोना कोविड मिसमैनेजमेंट का अगर सवाल उठता है तो देखिए, सवाल तो फिर ये कांग्रेस पर भी उठेगा, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, और उन प्रदेशों में किस तरीके से कोरोना के जो हालात बने हैं उस पर भी सवाल उठेंगे। तो सवाल तो आप पर भी उठेंगे कोरोना मिसमैनेजमेंट को लेकर। जवाब दे देता हूँ। कोरोना अगर कोई वायरस ऐसा नहीं था उड़ के आ जाता। जनवरी में राहुल जी ने बोला था कि आप सारे एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन सेंटर बनाइए, सारी फ्लाइटों की जांच कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी हंस दिए। कोरोना हमारे यहाँ नहीं आता। भाजपा के मंत्री बोलते थे हमारे यहाँ कोरोना हनुमान जी है, उनकी पूजा करोगे कोरोना ठीक हो जाएगा। कोरोना क्या होता है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बोलते थे कोरोना से डरो ना। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको ये समझ नहीं है कि वायरस कोई माफिया नहीं है जो नहीं आएगा, विदेश से आया लोगों के साथ में, वो जांच होती तो हो सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित नहीं होते। कुछ शहर होते वहां हम रोक सकते थे, व्यवस्थाएं कर सकते थे, लेकिन हमारे नमस्ते ट्रम्प ने राकेश जी, आप मंद बुद्धि वाली बात करते हैं। आप इतने सीनियर हैं, आप इतने उम्रदार हैं, आपको थोड़ा बहुत भी आपको बोलने। आप जो कह रहे हैं विदेश है, आपको पता है प्रधानमंत्री बना रखा है, और जिसकी डिग्री भी नहीं है, तो वो क्या निर्णय लेगा? हिंदुस्तान के अंदर कौन आए थे आपको पता है? आपको जरा भी लज्जा नहीं आती बोलते हैं? अरे 75 लाख लोग आए थे, आपको पता है? आप पढ़ा लिखा करें थोड़ा, आपको पता है कोरोना काल में यूरोप में जब लेकिन अगर आपको समझ हो कि कितनी फ्लाइट आई, कॉलेज में पढ़े, नरेंद्र जी के कॉलेज में पढ़े, जिसकी डिग्री वो है वो बदल जाती है बार बार, कभी बीए, कभी कॉमर्स, कभी LL, क्या हो जाते हैं? अरे आपको लग जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के देश के आपको शर्म आना चाहिए। पूरा देश आपने बर्बाद कर दिया। आपको थोड़ी बहुत शर्म आना चाहिए। आपको तो कहीं क्या पता था पढ़े कहाँ हैं, कौन सी जगह के पढ़े लिखे प्रधानमंत्री। अब अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको बुद्धि नहीं है और आप निर्णय नहीं ले सकते, तो देश के प्रधानमंत्री पद पे क्यों बैठे? इस्तीफा दीजिए ना, घर जाइए। देश बर्बाद करने से क्या फायदा मिला आपको? एक एंटनी को बैठा दें जिन्होंने कहा था कि हमें राफेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। नहीं, योगी जी को बिठा दो, योगी जी को बिठा दो, लालू के नेता का दो, दिल्ली जी को बैठा दें, दिल्ली में भी चला लो। देश बर्बाद करने वाले बहुत है आपके पास, सारे नाम है। और को बिठा दो, मोहन भागवत जी को बिठा दो, बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। देख लो कहाँ तक पड़े हुए हैं। आपका अमित शाह जी को बिठा दो, तड़ी पा रहे हैं वो तो, उनको बिठा दो, अच्छा रहेगा। अमित शाह के विषय में आपने बात करी, मैं आदरणीय मुख्य गृह मंत्री जी के बारे में बता दो। ठीक है, आपने बिल्कुल उन्हें तड़ी पार कहा, ठीक है। तो थोड़ा राहुल जी के बारे में सुनिए सर, सुनिए ना, आपने बिल्कुल आपने आदरणीय गृह मंत्री जी पे एलिगेशन लगाया, थोड़ा सा राहुल गांधी जी के बारे में बताइए ना, मनी लॉन्ड्रिंग में जमानत से क्यों है वो भी तो बताइए ना। आप सुन लीजिए, आप जिन्हें तड़ी पार कह रहे हैं ना, जो भारत के गृह मंत्री हैं, जो उसी की पावर है, जो धारा 370 हटाई गई है, और जो काले 370 से क्या लेना देना? तड़ी पार है कि नहीं? तड़ी पार है कि नहीं? तड़ी पार है या नहीं? तड़ी पार है या नहीं? हाँ या ना बोलिए। आप सर्टिफिकेट देंगे? मंत्री आप सर्टिफिकेट देंगे? आप सर्टिफिकेट देंगे? कोर्ट ने दिया है।
आप बताएंगे राहुल जी को पप्पू क्यों कहते हैं? कोर्ट राहुल जी को छोड़िए, आप बताएंगे राहुल जी को जो पप्पू कहते थे, तर्टीपार नहीं करा कोर्ट चले ने। सिद्धू साहब, और आप उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, आपने बता देंगे? आपको पता पप्पू नाम किसे रखा था राहुल जी का? तर्टीपार है या नहीं? आपको पता है राहुल जी का? तर्टीपार है या नहीं? जवाब कौन दीजिए, तरीपार है? कि नहीं? अरे मेरे देश के गृह मंत्री है, तर्टीपार है आपकी कि तरह नहीं है? बदतमीज नहीं है। अरे गृह मंत्री छोड़िए, नॉनसेंस आदमी, तर्टीपार गृह थोड़ा मंत्री तमीज है। सीखा बोलने के लिए, आप गृह मंत्री हैं भारत के। है कि नहीं? आपको बुद्धि नहीं जरा सी बोलने की आपको? भारत के गृह मंत्री है और वो एक बहुत एक सीधे बैठे हैं, तो आपने थोड़ी बहुत तमीज क्यों नहीं बोलने की? आपने आप भारत के गृह मंत्री के बारे में क्या बोल रहे हैं? हम आपसे राहुल एक सम्माननीय पद होता है, उसकी गरिमा का तो ख्याल रखिए। इस तरीके से हम उन पर इस तरीके से बातें नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सम्मान गरिमा के साथ डिबेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। कोर्ट ने बोला है, मैंने नहीं बोला, तड़ीपार कोर्ट ने बोला है, न्यायालय का निर्णय है। अरे तड़ीपार उनको बोला है, सुनिए, अरे सुनिए ना आप, सुनते क्यों नहीं है आप? किसी आप पीछे बोले जा रहे हैं आप। सीधी बात है, मुस्कान जी आप लोगों को उठाते हैं, आप सोचते नहीं ना, बोलते डिबेट खराब करते हैं बैठ के। डिबेट करना आपको आता नहीं है तो मेरी गलती नहीं है। तो आप चिल्लाएंगे दूसरे के बीच में? आप झूठ बोलेंगे, आप झूठ बोलेंगे, आप झूठ बोलेंगे, सवाल करेंगे जवाब दे देंगे। कीजिए ना, तड़ीपार भटनागर साहब और राकेश जी, देखिए आप दोनों को ही पता है डिबेट किस तरीके से होती है और वो भी सम्माननीय प्रवक्ता हैं। आप उनको भी इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। आप भटनागर साहब, पता है आपको भी, देखिए आप अनुभवी व्यक्ति हैं, आपको भी पता है डिबेट किस तरीके से होती है। देखिए डिबेट हमारी पार्लियामेंट में चल रही है। जी मैं माफी चाहूंगी भटनागर साहब, देखिए समय की कमी रहेगी, समय की कमी है। मैं आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, लेकिन एक बात है आप दोनों से ही कि देखिए इस समय जो भी सम्माननीय पद है उनकी गरिमा का हमें सम्मान करना चाहिए और उस पर इस तरीके के सवाल हमें नहीं उठाने चाहिए और इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। लेकिन फिलहाल आज कुछ ही देर में मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू होने जाएगी। अब देखना होगा कि सत्र में किस तरीके का ये पूरा सत्र रहता है और क्या क्या बिल इसमें आएंगे और विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।